हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। सो आ गया है पार्ट 16 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। ये वही क्वेश्चन है जो कि नॉर्सेट में बहुत बार आ चुके हैं, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। तो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच गॉज कैनुला इज़ यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कौन सा इसमें से कैनुला है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ होता है? 16 गॉज ग्रे कलर, 18 गॉज ग्रीन कलर, 22 गॉज ब्लू कलर और 23 गॉज ऑरेंज कलर। सो कौन सा कैनुला इनमें से यूज़ होता है? तो जो हमारा होता है वो होता है 18 गॉज ग्रीन कलर का, जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है। 16 गॉज जो होता है वो ट्रॉमा के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई सर्जरी हो रही है मेजर। 22 गॉज हम आईवी लाइन पे यूज़ करते हैं, और 23 और या फिर 24 गॉज हम पीडियाट्रिक बच्चों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये इनकी कलर कोडिंग्स के हिसाब से। देखो, आप जो कैनुला का ऐसे हिसाब किताब रख सकते हो, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसकी ड्रॉप सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो 18 गॉस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, 16 गॉस का हमारा किसके लिए जाता है? मेजर सर्जरीज के लिए, 22 गॉस का जाता है आईवी के लिए, और 23 का जाता है हमारे न्यूनेट्स के लिए। आगे चलते हैं। द पेशेंट सडनली डेवलप रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी सच एज डिसिप्निया। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर। एक पेशेंट है जिसको एकदम से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, जिसको हम डिसिप्निया बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इस पेशेंट के लिए? तो हम क्या करेंगे? रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर फाउलर पोजिशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, या ओनली ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ क्लाइंट, या फिर गिव सेमी फाउलर पोजीशन। तो हम क्या करेंगे उस पेशेंट के साथ? सडनली उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो हमारे पास एक बहुत प्रॉपर ऑप्शन है, दैट इज़ रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर अ फॉलोअर पोजिशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो हम उसका बेड का हेड जो है वो रेज कर देंगे ताकि वो फाउलर पोजीशन में आ जाए, और साथ ही में उसको एडमिनिस्टर कर देंगे ऑक्सीजन। ओनली नहीं देंगे, उसको फाउलर पोजीशन भी देनी पड़ेगी, चेक नहीं करनी है, उसको दे देनी है। बिकॉज अगर वो बता रहा है कि कम हो रहा है, इट मीन्स उसको डिफ़िकल्टी हो रही होगी, क्योंकि सडनली हुआ है। सेमी फाउलर नहीं, हमें साथ में ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देखो, जो हम कॉपर टी इंसर्शन करते हैं वो हम उसका बेस्ट टाइम कौन सा होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही है ना एक कॉपर टी भी। तो क्या हम वो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे करते हैं, मिड साइकिल इंसर्शन करते हैं, या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल करते हैं, या फिर नन ऑफ अबव? कब करते हैं हम करते हैं वो मिड ऑफ द साइकिल। देखो, जब हम पीरियड्स के मिड में, मेंस्ट्रुएशन के मिड में इंसर्शन करते हैं, तो पहली बात तो प्रेग्नेंट होने के बहुत नो प्रेगनेंसी, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना तो एंडोमेट्रियम बनी होती है, कुछ भी नहीं हुआ होता। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल की स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, मिड होता है। देखो, अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल करेंगे तो ऑलरेडी उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। हमें भी होती है ना पेन कभी कभी, क्योंकि सारी एंडोमेट्रियम निकल रही होती है, यूट्रस थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल करेंगे तो मे बी उस जो वो पर्सन है उसका ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए। ठीक है, और कॉपर टी इंसर्ट करते टाइम 2-3 हफ्ते तक उसे अभी हम कहते नहीं हैं कि इट इज़ नॉट ए प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, नन ऑफ अबव तो है ही नहीं, तो मिड ऑफ द साइकिल करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। दूसरा, इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो ब्लड एक्सपल्शन होता है उसके साथ इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई पोटाशियम डाई शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है। ठीक है, और ये डिफरेंट तरह क्वेश्चन बन के आता है, तो ध्यान रखो क्वेश्चन पे और तुम्हें अपने आप ही ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डायबिटिक मेलाइटस, रीनल फेलियर, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, या फिर बोथ सेकेंड एंड थर्ड। किस में पोटाशियम कम देते हैं हम, अवॉइड करते हैं? तो बोथ
सेकंड एंड थर्ड में रीनल फेलियर वाला है या क्रॉनिक वाला है, क्योंकि देखो जो बोमन्स कैप्सूल होता है ना उसमें होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब हमारा GFR ही कम हो गया तो ऑब्वियसली है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हमारा अंदर पोटाशियम पड़ा है वो निकलेगा ही नहीं बाहर। तो बॉडी में तो ऑलरेडी पोटाशियम ज़्यादा चल रहा है, अगर हम उसको और पोटाशियम दे देंगे तो वो हाइपर कैलेमिक हो जाएगा, और एक पोटाशियम जो है वो कार्डियक आयन है तो उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है, इसलिए हमें पोटाशियम उसे नहीं देना। किडनी वाले पेशेंट को हमेशा कोई भी डिसीज़ है पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरानॉइड थॉट्स आर डिस्क्राइब्स एट, पैरानॉइड थॉट्स कौन से होते हैं? सस्पिशियस। ठीक है, कि ये मेरे बारे में ही बातें कर रही होंगी, खड़ी हैं तो खाने में कुछ होगा, तो ये किसका डिस्क्राइब करता है? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये करता है डिल्यूजन्स को। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? एक फॉल्स और फिक्स्ड बिलीव्स ही होते हैं, उसके बिल्कुल फिक्स्ड और फॉल्स बिलीफ होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। हल्यूसिनेशन और इल्यूजन में तो आपको पता ही है कि स्टिमुलाई प्रेजेंस होता है, उसकी परसेप्शन का डिसऑर्डर है। ठीक है, उसको परसीव ही गलत होता है, कुछ और पड़ा होता है और वो क्या समझ लेता है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तो एंग्जाइटी है, उसमें ये थॉट हमारे फॉल्स एंड फिक्स्ड नहीं बनते, हम किसी के बारे में ऐसे थोड़ी सोचते कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो डिल्यूजन में ही पैरानॉइड थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज, यहाँ पे कॉज आएगा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इनमें से कौन सी ड्रग है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स शो करती है? एंटीसाइकोटिक, SSRI, या फिर मूड स्टेबलाइजर, या फिर एंटी एग्जाइटी ड्रग्स। तो कौन करती है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो थोड़ा मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, पर आपको इसकी पूरी पैथो नहीं पता होगी, पैथो मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं, सॉरी, पता होगी कैसे होता है। देखो, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम देते किसको हैं? हम देते हैं साइकी वाले पेशेंट को, साइकोफ्रेनिया वाले पेशेंट को। अब साइकोफ्रेनिया वाले पेशेंट में क्या होता है? जो डोपामिन का लेवल है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं ना वो क्या करती हैं? डोपामाइन को बाइंड कर देती है। ठीक है, बाइंड कर देती है हमारे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वो क्या करेगी? डोपामिन को बाइंड कर देगी। अब जब डोपामिन बाइंड हो गया तो क्या होगा? वो ब्लॉक हो जाएगा डोपामिन। अगर हम किसी चीज़ को बाइंड करते हैं, जैसे बुक्स बाइंड करते हैं, तो वो एक ब्लॉक नहीं हो जाती। ठीक है, ब्लॉक मतलब बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? जो हमारे बेसल गैंग्लियाज हैं, ठीक है, जो हमारे बेसल गैंग्लियाज हैं जिनको तो डोपामिन नेसेसरी चाहिए होता है, उनके लिए इनफ डोपामिन नहीं बचेगा क्योंकि डोपामिन तो ब्लॉक हो गया। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ने डोपामिन को ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कम करना चाहता था, क्योंकि डोपामिन इंक्रीज था। उसका इतना ज़्यादा असर हो गया कि वो प्रॉपरली ब्लॉक हो गया। अब हमारे बेसल गैंग्लिया को डोपामिन मिल ही नहीं रहा, जिससे क्या होता है? बंदा हमें एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम शो करता है, जैसे कि स्टिल बैठा रहेगा, सैड बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो ये है इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डोपामिन ज़्यादा होने की वजह से हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या कर देती हैं कि डोपामिन को, जो एक्सेस डोपामिन होता है उसको बाइंड कर देती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए सिम्टम्स, पर उसकी बाइंडिंग की वजह से डोपामिन ब्लॉक हो जाता है और हमारे बेसल गैंग्लियाज जो हैं उनको डोपामिन मिलता ही नहीं है इनफ, इसलिए पेशेंट हमें क्या शो करने लग जाता है? एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इन्फॉर्म्ड दैट द क्लाइंट विद द लार्ज सर्जिकल इंसिजन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ICU इंटेंसिव केयर यूनिट टू द सर्जिकल यूनिट। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन विल ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट? एक नर्स है, उसको बताया गया है कि एक पेशेंट आ रहा है, उसका सर्जिकल इंसिजन है ICU से सर्जिकल वार्ड में, तो कौन सी मेडिसिन नर्स सोच रही है कि फिजिशियन उसको ऑर्डर देगा क्लाइंट को देने के लिए? तो एस्कॉर्बिक एसिड देगा, विटामिन B12, या फिर फॉलिक एसिड, या फिर विटामिन A, क्या देगा उसको? तो पता ही आपको, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड देगा, क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है कोलेजन बनाने में। ठीक है, और सर्जिकल इंसिजन्स को
में विटामिन सी ज़्यादा दिया जाता है। एक तो इम्यूनिटी अच्छी करता है विटामिन सी, ठीक है, इम्यूनिटी इन्हांसर है, और कोलेजन बनाने में भी, रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्सिंग हैज़ अ कोड ऑफ एथिक दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो, एंड नर्सिस के पास एक कोड ऑफ एथिक होते हैं जो कि प्रोफेशनल नर्स फॉलो करती है। और क्या करती है वो? प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम हार्म, इंश्योर आइडेंटिकल केयर टू ऑल द क्लाइंट, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट, और इम्प्रूव सेल्फ हेल्थ केयर। और क्या होता है बताओ कोड ऑफ एथिक्स में? क्या करती है? डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। तो वो क्या बताती है? एक प्रिंसिपल बताता है हमें कोड ऑफ एथिक कि हमें नर्स को क्लाइंट को कैसे केयर प्रोवाइड करनी है। कोड ऑफ एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नॉर्सेट में बहुत बार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मैक्लेवर, ऑगस्टिया कॉमेटा, एरिस्टॉटल या फिर जिन्सबर्ग? तो कौन कहता है? एरिस्टॉटल बोलता है कि मैन एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम एनिमल और पर्सन इन ऑलरेडी इम्यून टू द डिसीज? इंट्रोडक्शन करना है ऐसी इम्यूनिटी का, ऐसी एंटीबॉडीज़ का बॉडी में उस पर्सन और उस एनिमल से जो कि ऑलरेडी उस डिसीज़ से इम्यून है। समझ रहे हो कि हम इस एक पर्सन को, ये देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये एक बंदा है, इसको हमने इंजेक्शन लगाना है, पर उस वैक्सीन में क्या होगा कि जो चीज़ से हम उसको इम्यूनिटी दे रहे हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उस डिसीज़ से। इसको एक डिसीज़ हुई है, इसको एक डिसीज़ होने का खतरा है, ठीक है, पर जो हम इसको एंटीबॉडी दे रहे हैं वो एंटीबॉडी ऑलरेडी उस डिसीज़ से इम्यून करेगी, ठीक है। तो ऐसी वाली इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या इनिशिएट इम्यूनिटी। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, कि जो एंटीबॉडी हम किसी और की तरफ से लेके आ रहे हैं जो कि पहले ही उस डिसीज़ से इम्यून है। जैसे हम जब ब्रेस्ट फीड करता है बेबी तो उसको पहले ही IgA सिक्रीशंस, IgA इम्यूनोग्लोबिन मिलता है ब्रेस्ट मिल्क से। सो इसको बोलते हैं, ये देखो ये बहुत ट्रिकी है, ठीक है। मैं ऐसे करूँगी, इसका भी एक टॉपिक डाल दूँगी इम्यूनिटी का, दोनों इम्यूनिटीज़ जो होती हैं, ठीक है। पर अभी के लिए आप ये समझो कि एंटीबॉडीज़ एक पर्सन है, ठीक है, इसको कोई डिसीज़ होने का खतरा है, ठीक है। तो ये जो भी एंटीबॉडी इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो इस इंसान की डाल रहे हैं या फिर एनिमल की डाल रहे हैं जो पहले से ही उस डिसीज़ से क्योर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनमें से कौन सी लेयर एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीट करती है? एड्रीनल मेड्यूला, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस या फिर जोना फेसिकुलेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो कौन करती है? जोना फेसिकुलेटा। ये देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ओवरव्यू। अगर चाहते हो कि मैं एड्रीनल ग्लैंड समझाऊँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं इसलिए लिखने के लिए कहती हूँ क्योंकि देखो अगर मैं अपनी मर्ज़ी से आपको टॉपिक डाल दूँगी ऑल्टरनेटिव डे पे तो वो मे बी आपको आता ही हो ऑलरेडी, तो आप एक मेरे को भेज दिया करो ताकि मैं एक लिस्ट बना लूँ और मैं रेगुलरली उनको अपलोड करती रहूँ, ठीक है। देखो मैं एड्रीनल ग्लैंड बना रही हूँ, ये सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी 3 लेयर बनाई, जो ये अंदर होता है इसको तो हम बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। जो इसकी ये 3 लेयर्स हैं इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ GFR, नेफ्रॉन्स वाला नहीं, इधर एड्रीनल वाला। G से क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, F से क्या होता है? फेसिकुलेटा, और R से क्या होता है? रेटिकुलरिस, ठीक है। समझ गई? ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। अब जी क्या बनाता है हमारा? GM हम लिखते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो ये क्या बनाता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एफ क्या बनाता है हमारा? अभी पढ़ के आए हैं हम, GF गर्लफ्रेंड। तो जी से क्या हो गया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और F से क्या हो गया? फेसिकुलेटा। R क्या बनाता है हमारा? ये बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो कि
टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। और एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वो तो हमारा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एड्रिनल ग्लैंड कराऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मेरे को लिख देना नीचे, मैं इसका भी आपको एक बार रिवाइज करा दूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following tests need to be performed before radial artery canalization to evaluate radial and ulnar artery patency? कौन सा टेस्ट करते हैं हम जब भी रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए जब हमने किसी आर्टरी की कैनुलाइजेशन करनी होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास कूप टेस्ट, एलेंस टेस्ट, CRT या फिर बुगर्स टेस्ट। तो हम करते हैं एलेंस टेस्ट यूज़ किया जाता है। ऑलवेज़ याद रखना, रेडियल आर्टरी से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और अल्नर की हम क्या करते हैं, पेटेंसी चेक करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि किससे हम सैंपल लेते हैं और किससे हम पेटेंसी चेक करते हैं। कूप टेस्ट तो एक चार्ट होता है, ठीक है, जो कि रिसर्च और क्लिनिकल वर्क्स में यूज़ होता है। CRT तुम्हें पता ही है, कैपिलरी रिफिल टाइम। बोगस टेस्ट कौन सा होता है, हम पेशेंट को लेटा देते हैं एक सीट पे सुबाइन पोजीशन में, उसे कहते हैं लेग अपनी उठा 45 डिग्री के एंगल में, ठीक है, और उसकी लेग ऐसे ही रखते हैं 45 डिग्री के एंगल पे 2 to 3 मिनट। अगर वो लेग पिंक कलर की है तो नॉर्मल है, अगर उसकी लेग पेल कलर की हो जाती है इट मीन्स उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, उसको पेरिफेरल वास्कुलर एंड क्या है, पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट करते हैं कि पेरिफेरल वास्कुलर डिफॉर्मिटी कुछ है, तो ये भी आ जाता है बोगस टेस्ट, तो इसलिए मैंने समझा दिया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल मुकोजा इज ऑल्सो नोन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल मुकोजा को क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पैरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस। तो बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। जिंजिवाइटिस गम्स की, ग्लोटाइटिस टंग की इन्फ्लामेशन को, पैरोटाइटिस पैरोटॉइड ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस, कौन सी मेडिकेशन जो है एक बार ही दी जाती है और इमीडिएटली ही बोलता है डॉक्टर कि अभी दो, सिंगल ऑर्डर वाली को, या फिर PRN ऑर्डर, या फिर स्टैट ऑर्डर, या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो किसको बोलता है, हमें बोलते हैं ना स्टैट डिक्लो लगा दो, स्टार्ट अभी अभी मतलब अभी लगा दो और एक बार ही लगाना है, ठीक है। सिंगल ऑर्डर वाली तो नहीं होती कोई भी। PRN कौन सी होती है, जो कि एज नीडेड और रिक्वायर्ड देते हैं हम, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो कम्युनिटी में हैं जो कि हम इमीडिएट एक्शंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन अ प्री एक्लैम्प्सिया, इनमें से क्या प्री एक्लैम्प्सिया में देखा जाता है। प्री एक्लैम्प्सिया किसकी फर्दर स्टेज है, हाइपरटेंशन की। जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरटेंशन हो जाती है गैस्टेशनल में, और वो हाइपरटेंशन उससे मतलब वो ठीक नहीं होती, और वो कौन सी स्टेज पे चले जाती है, प्री एक्लैम्प्सिया की स्टेज पे। तो उस स्टेज पे क्या देखने को मिलता है, उसमें फेशियल हेयर, हाइपोटेंशन, वेट लॉस, या फिर प्रोटीनोयूरिया। थोड़ा ध्यान लगाना, पता चल जाएगा। तो क्या देखने को मिलता है, प्रोटीनोयूरिया। देखो फेशियल हेयर्स तो नहीं, हाइपोटेंशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम ही किस चीज़ की है, हाइपरटेंशन की। वेट लॉस भी नहीं होगा क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है तो एडिमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो यूरिन इन प्रोटीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज लॉन्च्ड बाय, किससे लॉन्च किया गया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, WHO एंड रेड क्रॉस, WHO एंड FAO, यूनिसेफ एंड WHO, यूनिसेफ एंड FAO। तो किसने किया था, यूनिसेफ एंड WHO, ठीक है। देखो रेड क्रॉस का तो तुम लोगों को पता ही है क्या हिसाब किताब है। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में तो क्या ही रोल है, तो किसने किया था, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है। A 60-year-old male patient who had left total hip replacement was discharged from the hospital 1 month before. He called the nurse reporting acute constant pain in groin, left groin and hip area, feeling like the left leg is shorter than the right. A nurse advised the client to come to the hospital immediately, suspecting which of the following complication. एक 60-year-old patient था, उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ था 1 महीने पहले, ठीक है। उसको वो नर्स को रिपोर्ट करता है, कॉल करता है कि मेरे को कांस्टेंट पेन हो रहा है एक्यूट लेफ़्ट ग्रॉइन रीजन में और हिप एरिया में, और मेरी जो लेफ़्ट लेग है वो छोटी लग रही है लाइट वाली से, ठीक है। तो
नर्स उसे कहती है कि इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। तो नर्स को क्या कॉम्प्लिकेशन लगी जो उसने हॉस्पिटल इमीडिएटली बुला लिया? तो ऑप्शंस है ए सेप्टिक लूजनिंग ऑफ सेप्टिक, लूजनिंग ऑफ प्रोस्थेसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस, वुंड इन्फेक्शन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। तो क्या हुआ है उसको? डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस। देखो ये तो हमें पता है कि उसकी रिप्लेसमेंट हुई है, तो प्रोस्थेसिस तो उसे लगे ही होंगे, रिप्लेस हुआ है, ठीक है, उसकी रिप्लेस की है तो प्रोस्थेसिस। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी हो गए हमारे गलत बाय द एलिमिनेशन रूल। तो अब इन दोनों में से ही है प्रोस्थेसिस वाले से। सेप्टिक लूजनिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक, मतलब अगर उसे सेप्सिस हुआ है तो उसे फीवर भी होना चाहिए इन्फेक्शन के साथ। अगर इन्फेक्शन से ही होता है ना सेप्सिस, फीवर भी होना चाहिए, पर उसने कहीं भी हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि उसको फीवर है। उसने क्या कहा है, मेरे को अपनी छोटी लग रही है एक लेग दूसरे से जिसका, तो इट मीन्स डिसलोकेशन हो गई है उसके प्रोस्थेसिस की। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन में ही लिखा है कि रिप्लेसमेंट, उसी से ही हमने देख लिया कि प्रोस्थेसिस लगे होंगे, तो दो ऑप्शंस में ही प्रोस्थेसिस आ रहा है, उन्हीं में से दो होगा। तो सेप्टिक है तो यहाँ पे तो किसी उसने बताया नहीं कि मेरे को फीवर है या फिर मेरे को फीवर रह रहा है, इट इज डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Position used for insertion of nasogastric tube is supine, high Fowler's position, low Fowler's और sideline। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की इंसर्शन के टाइम कौन सी देते हैं हम? हाई फाउलर्स। हाई फाउलर्स देते हैं इंसर्शन के टाइम और लो फाउलर्स देते हैं फीडिंग के टाइम। तो फीडिंग वाला भी आ जाता है, तो याद रखना लो फाउलर्स इन फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फीटस द लेसेंथन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ। लेंथन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो क्या फीटस में क्या इंडिकेट करता है? फीटल लंग मैच्योरिटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हार्ट डिसीज या फिर नन ऑफ दीज? क्या डिपेक्ट करता है? फीटल लंग मैच्योरिटी। तो इसकी रेशियो क्या होती है हमारी? 2:1। इससे अगर ज़्यादा आ रही है तो समझेंगे कि भाई उसकी जो लंग मैच्योरिटी है वो फीटस की बिल्कुल सही लगी होती है। तो ये टेस्ट होता है 4th-5th मंथ में एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, उससे पता चलता है कि फीटर के लंग मैच्योर है कि नहीं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का भी उसी में पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेबर इन द लेबर डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी आएगा, विद इन 3 hours विद 2 to 3 पेनफुल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड। जब कोई भी लेबर में डिलीवरी 3 घंटे के अंदर हो जाए और 2 से 3 ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आए तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्ट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर या फिर नॉर्मल लेबर? क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। ऐसे में जल्दी जल्दी डिलीवरी होती है, पेशेंट एडमिट होता है, 2-3 घंटे उसको पेन आती है, कॉन्ट्रैक्शन आती है और बेबी डिलीवर हो जाता है। डिफ़िकल्ट लेबर को और प्रोलॉन्ग लेबर को हम डिस्टोशिया भी बोलते हैं, हम पहले करके आए हैं। नॉर्मल लेबर में तो टाइम लगता ही है नॉर्मल 8 से 12 आवर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। An 8-year-old admitted to the hospital in sickle cell crisis. Appropriate nursing care during this period include। एक पेशेंट आया है उसको सिकल सेल क्राइसिस हुआ है, तो नर्सिंग क्या देंगे, नर्सिंग केयर क्या देंगे? एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक, कॉल्ड कंप्रेस टू पेनफुल जॉइंट्स, रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूइड अंटिल जो क्राइसिस है वो ओवर ना हो जाए, या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे ऑल जॉइंट्स का? तो सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो ऑलवेज़ उसको हमने एनाल्जेसिक ही देना है। देखो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया, एक तो सेल हमारा इस शेप में होता है, उसमें हो जाता है इस शेप में, ठीक है। ऐसे में सेल्स की जो लाइफ है वो भी क्या होती है? बहुत कम होती है। सेल्स टूट जाते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है हेल्दी, किसकी? हेल्दी आरबीसीज़ की। अगर हेल्दी आरबीसीज़ की शॉर्टेज हो गई तो ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, ऑर्गन्स में नहीं जाएगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी, ठीक है। और जो ये वाले सेल्स होते हैं ना, अपनी शेप की वजह से जो है कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर दे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देते हैं वेन में और आर्टरीज में, ठीक है, तो भी ब्लड फ्लो जो है वो नहीं जाता। तो सिकल सेल एनीमिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर चाहिए एलेबोरेट करूँ तो आप लिख देना मेरे को। एडमिनिस्टर क्या करेंगे उसके? एनाल्जेसिक, ठीक है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी वो होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोज वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन अ केयर प्लान ऑफ न्यूबॉर्न ऑफ 1 आवर अगो। 1 घंटे पहले एक न्यूबॉर्न हुआ है, उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज क्या होगा? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन या फिर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो क्या होगा? इनइफेक्टेड थर्मो रेगुलेशन। देखो, जब भी बेबी इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल में आता है तो उसका टेम्परेचर बिगड़ता है और उसे हमेशा हाइपोथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया नहीं होता। ठीक है, न्यूबॉर्न को। तो इन्फेक्टिव थर्मो रेगुलेशन उसका जो होगा वो नर्सिंग डायग्नोस होगा। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव डार्क कलर्ड नेल पेंट बिफोर सर्जरी। चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, रिमूव तो करनी ही पड़ती है बिफोर सर्जरी। तो वो क्यों करते हैं? नेल पेंट इंटरफेयर विद SpO2 monitoring or CRT to prevent burn from cuteri. nail paint increase chances of infection to follow OT ethics। क्यों करते हैं? क्या होता है? नेल पेंट जो है वो इंटरफेयर करती है SpO2 मॉनिटरिंग में और कैपिलरी रीफिल टाइम में। देखो, कैपिलरी रीफिल टाइम तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि नेल पे पेंट लगा हुआ है। दूसरा, SpO2 जो पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग है वो गलत आती है। बर्न से तो कुछ नहीं होता उसमें, नेल पेंट का क्या रोल बर्न से। और इन्फेक्शन के चांसेस वाला भी कोई सीन नहीं है और एथिक्स वाला भी कुछ नहीं है, जस्ट वो SpO2 और CRT में इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद एनेक्सिया रोमोसा फूड करेक्टली, ईट फूड करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान। बिल्कुल ठीक फूड ले रही है उसके डाइट प्लान के साथ, बट देर इज़ नो इंक्रीज़ इन वेट। उसके वेट में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आ रहा है। तो नर्स क्या करेगी? देखो, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट होते हैं वो अपनी फिजिक को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमें स्लिम ट्रिम लेना है, इसलिए वो खाना ही नहीं खाते। इसकी वजह से वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। उनका माइंड ही ऐसा बन जाता है कि अगर हम खाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और कभी कभी तो इतना बुरा हालत होता है कि वो टेस्ट के लिए खाना खा लेते हैं और खुद ही उसको फिर वॉमिट आउट भी कर देते हैं। उसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो खा तो रही है करेक्ट टाइम पे जब उसको दे रहा है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा, तो नर्स क्या करेगी? ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर 2 आवर्स, इंक्रीज कैलोरी ऑफ फूड 1500 to 2000, ऐड विटामिन टैबलेट टू हर मेडिसिन या फिर इंगेज देम इन अदर एक्टिविटीज़। तो क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी पेशेंट को वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि देखो मे भी उसको मील दे रहे हैं वो खा ही नहीं रही है। और ऐसा भी हो सकता है उसको पता हो कि मेरे को ऑब्जर्वेशन में रख रहा है और कहीं इधर उधर रख दे कहे मैं बाद में फेंक दूंगी। ठीक है, कैलोरीज ऐड करने का तो कोई मतलब ही नहीं, वो खा ही नहीं रही है। विटामिन ऑलरेडी हम उसको वेल न्यूट्रिशन वाली डाइट देंगे और अगर उसको एक्टिविटीज़ में तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो और डाउन चले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। एक पेशेंट है विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज एडवाइज लो मॉलिकुलर हेपरिन। उसको लो मॉलिकुलर हेपरिन एडवाइस की गई है, तो कौन सी साइड पे नर्स एडमिनिस्टर करेगी? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल या फिर इंट्रावीनस? तो हेपरिन कहाँ पे एडमिनिस्टर होती है? सबक्यूटेनियस। और इसका क्या होता है? नो रब और नो एस्पिरेशन। ना इसमें रब करते हैं और ना ही इसमें एस्पिरेट करते हैं। ये थे आज के 25 क्वेश्चन पार्ट 16 के। आई होप ये आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और उनको ज़रूर शेयर करिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और बनाऊं। और प्लीज़ मुझे बता दीजिए करिए कमेंट सेक्शन में कौन सा टॉपिक इलेबोरेट करना है, क्योंकि आपके हिसाब से करूँगी तो आपको ईजी रहेगा। अगर अपने हिसाब से करूँगी तो मे बी वो टॉपिक आपको आता रहे। मेरे कहने का ऑलवेज़ यही होता है कि आप मुझे बता दो ताकि मैं वही टॉपिक इलेबोरेट करूँ। बाकी एक क्लॉटिंग फैक्टर वाली जो वीडियो है वो आज शाम को आ जाया करेगी और मैं टॉपिक्स की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 PM के बीच में डाला करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट जो मुझे कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।